आज हम लोग एस्टेरिफिकेशन देखेंगे। एस्टेरिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे पूरा चैप्टर तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप हमें पता होना चाहिए। एस्टेरिफिकेशन में हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम कहते हैं एस्टर्स। एस्टर्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है कि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, और आगे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे H आ जाता है तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन एस्टर में यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे एक और कार्बन आएगा। तो जब इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है COOC, तो इसको हम कहते हैं एस्टर। तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एस्टर। जिन कंपाउंड्स में ये फंक्शनल ग्रुप होगा वो एस्टर्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें ये CH3 है और ये COO, एक C है आगे, CH2CH3, ये एस्टर है। इसी तरह और क्या हो सकता है एस्टर, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन, यहाँ CH3, ये भी एक एस्टर है। अब ये एस्टर्स हम बनाते कैसे हैं? ये एस्टर्स कब बनते हैं? जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ, तो प्रोडक्ट में एस्टर बनता है और साथ में वाटर H2O। ठीक है, यहाँ पे आपका चलो, अब देखो, अगर मेरे पास लेट से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इथेनोइक एसिड है, और अल्कोहल है लेट से प्रोपेनॉल। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है C3H7OH। अगर मैं इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर देखूं तो इस तरह का होता है, और प्रोपेनॉल का अगर स्ट्रक्चर बनाए, अच्छा, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर 3 CH3 CH2 CH2 एंड OH। अच्छा, जब हम एस्टर बना रहे होंगे ना, तो हम एस्टर किस तरह से बनाएंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने हाँ, लिखा है, सही जी बात आएगा। बोलो। सही, वो मैं कह रहा हूँ कि ये अपना जो इथेनॉइक एसिड है, मतलब हमें सारे ऑर्गेनिक एसिड से इसको रिएक्ट करना पड़ता है, अल्कोहल को। बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक अच्छा। एसिड और अल्कोहल, अच्छा सर, ऑर्गेनिक इसमें ये करते एसिड हैं ना और कि अल्कोहल। आखिरी वाला H और प्रोपेनॉल का OH निकाल देते हैं तो फिर एक साथ। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ ना अभी आगे। अच्छा, एस्टर एस्टरिफिकेशन करने के लिए ना हम लोग कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। ये कैटलिस्ट हम लोग जो यूज करते हैं वो एसिड यूज करते हैं, यूजुअली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, और यूजुअली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है एस्टेरिफिकेशन का, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब आप सबको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है। तो इसमें जो हम सिंबल बनाएंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शन का बनाएंगे ऐसे। अच्छा, एस्टर बनाने के लिए आप हमेशा ना ट्राई करना, कार्बोक्सिलिक एसिड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो और अल्कोहल जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखो। अच्छा, अल्कोहल इस तरह से लिखना कि जो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH, वो आप जो है इस तरह से लिखो कि कार्बोक्सिलिक के फंक्शनल ग्रुप के फेस टू फेस आ रहा हो। मतलब OH जो है ना, इस तरह से बनाओ, प्रोपेनॉल को उल्टा बनाओ, CH2 पहले, OH फिर CH2 एंड देन CH3। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करता है तो होता क्या है कि आपका लेट से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH या कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकला है, तो अल्कोहल का OH निकल जाएगा और ये निकल के वाटर बना देगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन था जिसके साथ हाइड्रोजन निकल गया, तो वो ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा अल्कोहल के उस कार्बन के साथ जिसके साथ OH निकला है, और ये लोग आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। और जब ये लोग आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है
देखो कुछ इस तरह का बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट और जो अल्कोहल का पार्ट बचा है जिसमें से OH निकला है जिस कार्बन से, वो इसके साथ आके ज्वाइन हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ये C, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और एक C, तो ये बन गया एस्टर। और साथ में ये जो H और OH निकले हैं ये वाटर की फॉर्म में निकलेगा H2O। अभी जो एस्टर बना है इसका नाम क्या होता है, इसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं। देखो जो अल्कोहल है ना आपका, वो है प्रोपेनॉल। अल्कोहल के नाम के साथ ना हम लोग बायल लगा देते हैं एस्टर का नाम बनाने के लिए, और जो एसिड है उसके नाम के साथ वेट लगा देते हैं। जो अल्कोहल है उसके नाम के साथ बायल लगा देंगे और जो एसिड है उसके नाम के साथ वेट लगा देंगे, तो प्रोपेनॉल बन जाएगा प्रोपाइल, और जो एसिड है उसके नाम के साथ वेट आ जाएगा, मतलब इथेनॉइक एसिड को बोलेंगे इथेनोएट। तो इस एस्टर का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल इथेनोएट। दिस एस्टर इज नोन एज प्रोपाइल इथेनोएट। और इसकी इक्वेशन जो हमने लिखी है उसमें इस प्रोपाइल इथेनोएट का अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं तो पहले CH3 है, फिर ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये पहले अल्कोहल का नाम फिर एसिड का नाम, तो C, और फिर उसके साथ दो ऑक्सीजन है COO, फिर उसके बाद एक CH2 आएगा, फिर एक और CH2 आ रहा है, फिर एक आखिर में CH3 आ रहा है। तो ये जो COO लिखा है इसके बाद एक CH2 लिखोगे, फिर एक और CH2, फिर एक CH3 एंड वाटर। अगर इसको मर्ज करके लिखना चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, जैसे CH3 लिखा है, फिर CO2, और जो आखिर के जो तीन कार्बन है उसको डायरेक्ट मर्ज करके लिख दो C3H7। इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें एस्टर। समझ आई बात। और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी और क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है से वो है मिथानोइक एसिड, और जो अल्कोहल है वो है इथानॉल। जो एस्टर बनेगा उसका नाम क्या होगा, अल्कोहल के नाम के साथ वायल आ जाएगा तो दैट वुड बी इथाइल, और एसिड के नाम के साथ ओएट आ जाएगा तो मिथेनोइक एसिड का बन जाएगा इथाइल मिथानोएट, साथ में वाटर। मिथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अच्छा, जो आपका एस्टर बनेगा उसमें से देखो कार्बोक्सिलिक का जो पार्ट है वो तो पूरा का पूरा आ जाएगा, सिवाय आखिरी वाले हाइड्रोजन का। जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है ना वो निकल जाता है, ये आ जाएगा HC डबल बॉन्ड डबल ऑक्सीजन। और अल्कोहल का जो OH है वो हटा के बाकी पूरी चीज जो अल्कोहल की है C2H5 वो इस एस्टर के साथ जुड़ जाएगी जाके, इट वुड बी HC00C2H5, साथ में वाटर H2O। Yes, ethanol and ethanoic acid will make ethyl ethanoate.
अगर इसका अगेन अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना के देखना है, तो मिथेनोइक एसिड ये है, और जो हमारा इथेनॉल है वो ये है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एच निकला, अल्कोहल का OH निकला। कार्बोक्सिलिक एसिड जो पीछे वाला पार्ट है वो सारा आ जाएगा इसमें, और अल्कोहल का OH के अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा आ जाएगा इसमें। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्कोहल है, इथानॉल, और एसिड है इथानोइक एसिड। तो अल्कोहल के नाम के साथ वायल आएगा तो ये बन जाएगा इथाइल, और एसिड के नाम के साथ वेट आएगा तो दैट वुड बी इथाइल इथानोएट, और साथ में निकलेगा वाटर। अच्छा, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और इथेनोइक एसिड का होता है CH3COOH। लेकिन जब एस्टर का फॉर्मूला बनाओ ना तो ट्राई जो एसिड है उसका सिर्फ H निकलेगा, बाकी CH3COO पहले आएगा। तो जब भी एस्टर का फॉर्मूला लिखो तो एसिड का फॉर्मूला जो है ना वो पहले लिखना। जैसे CH3COOH है तो उसमें से जो आखिर का हाइड्रोजन है वो हटा दोगे तो निकाल दो, और जो अल्कोहल का OH है वो निकाल दो। बाकी जहां से आपने एसिड का H निकाला है उसके साथ बाकी अल्कोहल का जो पार्ट है C2H5OH हटा के वो ऐड कर दो यहाँ पे वाटर। यस लतीफ, एस्टर्स का भी जनरल फॉर्मूला होता है लेकिन वो हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ एस्टर्स बनाने सीखना है और उनकी नेमिंग। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे इस एस्टर का तो ऐसा होगा कुछ COO पे CH2 CH3 एंड CH3। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, जो एस्टर्स होते हैं ना हमारे पास, उनका यूजेस क्या होता है? एस्टर्स बेसिकली आर द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स जो कि परफ्यूम्स में, स्वीट्स में, फूड जो फ्लेवरिंग होती है ना उनके लिए यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेड फ्रॉम इथेनॉल एंड ब्यूटानोइक एसिड इज इथाइल ब्यूटानोएट। सॉल्वेंट्स के लिए भी यूज होता है जैसे ग्लूज में, वार्निशेस में एंड पेंट्स में। अच्छा, इसके अलावा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भी पढ़ लेना जरा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स क्या होता है? एस्टर्स एक बार अगर आपने बना लिया है तो उसको वापस अगर ब्रेक करना है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एस्टर बना हुआ है, इसको अगर मुझे वापस ब्रेक डाउन करना है, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से ये मिलके बना है, तो उसको ब्रेक डाउन के प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए हम लोग ऐड करवाते हैं इसमें एक्वस HCl या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दो तरह की हाइड्रोलिसिस होती है। अगर मैं एक्वस HCl डालूंगा या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा, तो दोनों से हाइड्रोलिसिस हो सकता है इसका। हाइड्रोलिसिस में होगा क्या कि ये जो आपका जो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बाद जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से एस्टर ब्रेक होगा और एक पार्ट ये बन जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो अल्कोहल बन जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद जो COO है उसके साथ H लग जाएगा और
दूसरे पार्ट के साथ OH लग जाएगा, मतलब जिस एसिड और अल्कोहल से ये बना था वही दोबारा बन जाएगा। तो जिस एसिड से बना था वो 3 कार्बन वाला एसिड है, यानी प्रोपेनोइक एसिड। और अल्कोहल क्या है? प्रोपेनॉल। इसी तरह जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो भी ये होगा। बस फर्क इतना है कि जो प्रोपेनोइक एसिड बना है ना, वो बनने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्कली जो है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है ना। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो आपके पास फिर प्रोपेनोइक एसिड नहीं मिलेगा, बल्कि सोडियम प्रोपेनोएट मिलेगा। तो जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो सोडियम जो है वो जाके, आपको पता है, हाइड्रोजन हटा देता है कार्बोक्सिलिक के साथ। इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्रोपेनोइक एसिड, हमें क्या मिल रहा होगा? सोडियम प्रोपेनोएट। इसमें सोडियम मेटल गैस के साथ लग जाएगा। तो जब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराओगे, जब एल्कली या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करवाने के लिए, तो प्रोडक्ट में आपको मिलेगा सोडियम प्रोपेनोएट। दिस इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। और पहली वाली एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहलाती है। एस्टर का स्ट्रक्चर और एस्टर का फॉर्मूला देख के भी आपको ये रियलाइज करना आना चाहिए कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन से क्या कहते हैं अल्कोहल से मिलके ये बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इस तरह से हो एस्टर, तो जो COO वाला पार्ट है उसके पीछे की जो भी चीज है ना, वो एसिड से आ रही होती है। अब ये 3 कार्बन वाला एसिड है तो ये प्रोपेनोइक एसिड होगा। और जो आगे वाला पार्ट है COO के, वो अल्कोहल से आता है, तो ये एक कार्बन वाला अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल। और इस एस्टर का नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपेनोएट। एस्टर्स आर एंड हार्मफुल। फ्लेवरिंग्स के लिए यूज होते हैं, फूड एसेंस के लिए यूज होते हैं। आर्टिफिशियल फूड जो होता है, जो आइसक्रीम वगैरह होती है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट जो तुम खाते हो, ऑब्वियसली उसमें सारा हमारा नेचुरल फ्रूट नहीं होता, वो फ्लेवरिंग्स के लिए एसेंस देता है फूड का, तो एस्टर्स हम बनाते हैं आर्टिफिशियल उसके लिए। देखो हम लोग HCl डालते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, नहीं कोई एक डालना होगा, एक वक्त लतीफ, या तो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, दोनों एक साथ नहीं कर रहे होंगे। देखो साइम हाइड्रोलिसिस जो है ना, वो ब्रेक डाउन ऑफ एस्टर ग्रुप है। एस्टर लिंकेज जो बनी है ना, उसका ब्रेक डाउन है। अब मेरे पास कोई भी एस्टर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, जैसे CH3COO C2H5, तो ये एस्टर कौन सा है? ये जो पीछे वाला पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है, तो मतलब ये इथेनोइक एसिड से बना हुआ है। और जो आगे वाला पार्ट है COO के, वो अल्कोहल से आ रहा है। 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या होगा? इथेनॉल। इट मीन ये जो एस्टर है वो है इथाइल इथेनोएट। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस में जो ब्रेक डाउन होता है, वो जो COO वाला पार्ट है उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो जिस एसिड से ये मिलके बना है वो एसिड अलग हो जाएगा, वो दोबारा वो एसिड मिल जाएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, C2H5 के साथ OH लग जाएगा, तो अल्कोहल और एसिड वापस मिल जाएगा तुम्हें, अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे। लेकिन अगर आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराओगे तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो एसिड है वो अपने एल्कली डाले है ना रिएक्ट कराने के लिए, तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो एसिड बना है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में इथेनोइक एसिड और इथेनॉल वापस मिला था, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में इथेनॉल तो वापस मिलेगा, लेकिन जो इथेनोइक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथेनोएट की फॉर्म में वापस मिल रहा होगा आपको। सही है।
क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन 95 कह रहा है द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर। देखो सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, ये वाले पार्ट से पीछे वाली चीज जो है वो एसिड से आ रही है। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इट मींस दिस इज ब्यूटानोइक एसिड। और इसके आगे वाला पार्ट जो है वो अल्कोहल से आ रहा है जिसमें 3 कार्बन है, तो इट मींस कि वो प्रोपेनॉल है। तो इसका जो नाम होगा एस्टर का वो प्रोपाइल ब्यूटानोएट होगा, क्योंकि अल्कोहल के नाम के साथ वायल आता है तो दिस इज प्रोपाइल, और एसिड के नाम के साथ ओएट आता है तो ब्यूटानोएट, दिस इज प्रोपाइल ब्यूटानोएट। और दिखा देता हूँ क्वेश्चन इसके। अब 109 क्वेश्चन देखो जरा और से, इसको बिल्कुल उठा लेते हैं। इसमें कह रहा है एस्टर्स आर फॉर्म व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच एस्टर वुड बी फॉर्म यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल शोन। तो हमारे हमें जो इसने कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है ना, उसमें देखो एक ब्रांच भी हुई है, CH3 ब्रांच में भी लगा हुआ है। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड और ये जो अल्कोहल गिवन है जिसमें OH देखो यहाँ पे लगा हुआ है, इससे अगर हम एस्टर बनाते हैं तो जो एस्टर होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो जो उसने कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है उसमें टोटल 5 कार्बन है, आखिरी कार्बन पे COOH लगा हुआ है, यहाँ पे एक C लगा हुआ है। अब मैं जो है ना, इसने जो डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाया हुआ है, चलो डिस्प्लेट ही बना देते हैं। जो अल्कोहल बना हुआ है इसमें आपके पास OH जो है राइट साइड पे लिखा हुआ है, मैं जो है ना उसको पलट के बना रहा हूँ ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल का OH आमने सामने आ जाए। अब अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकाल लो तो अल्कोहल का OH निकाल दोगे और उसको ज्वाइन कर दोगे। अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड लेफ्ट पे और अल्कोहल राइट पे बनाए, लेकिन देखो अभी हमें ये बनाना नहीं पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें तरीका बता दूं जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सा एस्टर बना हुआ है बगैर इसको बनाए। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो अल्कोहल है वो ये वाला है। ये जब आपस में ज्वाइन होगा तो कुछ इस तरह का एस्टर बनेगा। अब देखो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप आइडेंटिफाई करो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सिर्फ एश निकलेगा ना, बाकी की पूरी पीछे की चीज ऐसे आनी चाहिए। अब अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो उसमें जो एस्टर लिंकेज बनी हुई है वो यहाँ बनी हुई है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। तो इसके पीछे वाली चीज जो होगी ना वो पूरी एसिड होनी चाहिए। क्या हमारा एसिड ऐसे है, हमारा जो एसिड है उसमें फंक्शनल ग्रुप के पीछे जो है कितने और कार्बन है, 1 2 3। इसको अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, और सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच भी है CH3 की। लेकिन ये जो ऑप्शन ए में एसिड दिख रहा है उसमें कितने कार्बन है, सिर्फ 1 2 3, फोर्थ कार्बन तो है नहीं। हाँ सेकंड कार्बन पे ब्रांच जरूर है CH3 की, लेकिन टोटल 4 कार्बन तो नहीं है ना। तो मतलब ये हमारे वाले, ये एस्टर जरूर है ये जो बना हुआ है, लेकिन ये हमारे वाला जो ऊपर उसने एसिड दिया हुआ है उससे नहीं बना है। इसी तरह अगर मैं ऑप्शन सी में देखूं, पहले बी देख लेते हैं चलो। बी में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप ये रहा CO और ये एस्टर है, तो इसके पीछे वाली चीज जो है ना वो एसिड से आ रही होगी। अब अगेन इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन, एसिड में 2 कार्बन 3 कार्बन, 4 कार्बन तो इसमें भी नहीं है, तो बी भी गलत है। इसी तरह अगर मैं सी वाले ऑप्शन को देखूं तो इसमें कार्बो एस्टर फंक्शनल ग्रुप ये रहा। अब COO के पीछे देखेंगे वो एसिड से आता है, तो मतलब इसके पीछे जो है ना वो एसिड ये वाला पार्ट है। इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं कार्बन 1 2 3 4, हाँ इसमें 4 कार्बन है, लेकिन जो हमारा वाला एसिड उसने ऊपर दिया हुआ है ना उसमें जो ब्रांच है ना CH3 लगा हुआ है वो
सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से जो पीछे वाला कार्बन है उस पर ब्रांच हुई है। लेकिन ये जो सी में इसने एस्टर बनाया हुआ है उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें देखो ब्रांच थर्ड कार्बन पे हुई है। हमारे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकंड कार्बन पे ब्रांच हुई है। सेकंड कार्बन में किसको कह रहा हूँ, वो वाला कार्बन जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के बिल्कुल पीछे है, उस पर ब्रांच लगी हुई है। लेकिन ऑप्शन सी में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सेकंड कार्बन एटम पे ब्रांच नहीं है, थर्ड कार्बन एटम पे। मतलब ऑप्शन सी एस्टर तो है लेकिन वो हमारे वाले एसिड से नहीं बना है। अब आ जाओ ऑप्शन डी पे, उसमें एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, उसके पीछे जो चीज है वो एसिड है। उसमें कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन एटम्स है और सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही एसिड है जो हमारा वाला एसिड उसने ऊपर दिया हुआ है। अब अल्कोहल भी कंफर्म कर लो। अल्कोहल जिस पे OH लगा हुआ है उस कार्बन को मैंने फर्स्ट कह दिया, दूसरा कार्बन सेकंड, और एक ब्रांच लगी हुई है फर्स्ट कार्बन पे। तो ये OH जब निकलेगा तो ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन अल्कोहल का, सेकंड कार्बन, और ब्रांच लगी हुई है फर्स्ट कार्बन पे। बस फर्क क्या है कि हमारे वाले अल्कोहल में वो फर्स्ट कार्बन पे ब्रांच ऊपर बनी हुई है, इसमें नीचे बनी हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर नीचे हो सकती है कभी भी खुद ही। ठीक है, समझ आ गई है सबको? आगे बढ़े। गाइस आगे बढ़े। अच्छा, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कह रहा है विच स्ट्रक्चर shows a compound that reacts with ethanol to give a sweet smelling liquid। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड जो होते हैं वो एस्टर्स होते हैं। इथेनॉल अल्कोहल है, इथेनॉल के साथ क्या रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस एन एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ABCD में से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बी है, इसका आंसर बी है। एस्टर्स के यार क्वेश्चन। अच्छा, अब क्योंकि एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में ही है, अब कार्बोक्सिलिक क्या रहते हैं ना, तो अब बाकी इसके क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन 94 कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3CO2H। मैग्नीशियम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इथेनोइक एसिड का ये वाला जो हाइड्रोजन है ये निकलता है आखिर वाला, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोजन निकलता है। अब मैग्नीशियम अभी -1 चार्ज बनता है, मैग्नीशियम जो है वो +2 चार्ज बनाता है, तो इथेनोएट आइन पे 2 आएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम इथेनोएट और साथ में हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को जब बैलेंस करोगे तो इथेनोइक एसिड के साथ तुम्हें 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं HCl की और मैग्नीशियम मेटल की इक्वेशन बनाओगे
तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, क्लोरीन ग्रुप 7 का है, तो -1 चार्ज होता है और हाइड्रोजन गैस। तो इसमें एसिड के साथ आपको 2 मोल लगाने पड़ेंगे। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ एसिड। सिमिलरली यहाँ पे भी इथेनोइक एसिड के केस में भी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज रिएक्टिंग 2 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ये पूछा कि कितने मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के साथ, तो दैट वुड बी 2 मोल। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 96 है, which statement about ethanoic acid is correct? Ethanoic acid can be made by the catalyzed addition of steam to ethene। देखो इथीन जो एल्कीन है, एल्कीन में जब आप क्या कहते हैं कैटलिस्ट यूज करते हो फॉस्फोरिक एसिड और स्टीम के साथ उसका रिएक्शन करवाते हो, तो एल्कीन से अल्कोहल बनता है, तो इथीन से इथेनॉल बनेगा, इथेनोइक एसिड नहीं बनेगा। इसी तरह बी में कह रहा है प्रोपेनोइक एसिड कैन रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड टू प्रोड्यूस एन एस्टर। दोनों एसिड मिलके एस्टर नहीं बनाता, एक एसिड और एक अल्कोहल मिलके एस्टर बनाता है, तो बी भी गलत हो गया। अच्छा सी में कह रहा है सोल्यूशन ऑफ 1 मोल per decimeter cube of ethanoic acid and 1 mole per decimeter cube of hydrochloric acid will react with magnesium at equal rates। अच्छा इसका देखो, अब इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, वीक एसिड जो है वो इनकम्प्लीटली आयोनाइज होता है। जब उसको रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ किसी या मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं उसको, तो जो वीक एसिड है वो स्लो रिएक्शन करेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड है वो फास्ट रिएक्शन करेगा। लेकिन रिएक्शन दोनों करेंगे और रिएक्शन कंप्लीट भी दोनों का होगा, बस फर्क क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वीक एसिड का देर से कंप्लीट होगा। अच्छा अब इसमें सवाल ये आता है कि कंसंट्रेशन तो दोनों की इक्वल है, तो कंसंट्रेशन चेंज होती तो रिएक्शन फास्ट या स्लो होता है, दोनों की 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, देखो जो वीक एसिड है ना वो इनकम्प्लीटली आयोनाइज हुआ हुआ होता है, ये इथेनोइक एसिड, ये पानी में जब डला हुआ होगा तो सारा का सारा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इथेनोइक एसिड जो है ना वो आयोनाइज नहीं हुआ हुआ टू प्रोड्यूस इथेनोएट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। तो जो मैग्नीशियम आपने इसमें डाला है, मैग्नीशियम तो बेसिकली इथेनोएट आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो जैसे जैसे उसको इथेनोएट आयन मिलते जाएंगे वो रिएक्ट करता जाएगा। अब तुम लोगों ने देखो रिवर्सिबल रिएक्शन भी पढ़ा है, जैसे ही इथेनोएट आयन रिएक्ट होंगे मैग्नीशियम के साथ तो ये कम हो जाएगी इनकी कंसंट्रेशन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम राइट लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर ये और बनेंगे और डिसोसिएट होगा, फिर मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट होगा। तो क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ हुआ है या आयोनाइज नहीं हुआ हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, तो मैग्नीशियम मेटल भी थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ रिएक्ट होगा, तो वो उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर HCl की बात करो तो HCl को जब आपने पानी में एक्वस HCl लिया हुआ है तो ये ऑलरेडी कंप्लीटली आयोनाइज होकर बैठा हुआ है, तो मैग्नीशियम को वेट नहीं करना पड़ेगा इसका आयोनाइज होने का, और डायरेक्ट जाके रिएक्ट करेगा इसके साथ क्लोराइड आयन के साथ, तो ये फास्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े। स्क्रीन कहाँ चली गई? आगे स्क्रीन दोबारा।
अच्छा, फॉर्मूला फॉर इथेनोइक एसिड तो सबको पता ही है, CH3COOH, तो यही राइट आंसर है। अच्छा जी, 97 का आंसर बताओ जरा मुझे। इसमें कह रहा है इथेनॉल वाज रिएक्टेड विद प्रोपेनॉइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज करेक्ट। तो देखो, प्रोपेनॉइक एसिड है, उसका फॉर्मूला उसने ना ऐसे मिला के दिया हुआ है C3H6O2, और जो इथेनॉल है वो दिया हुआ है C2H6O। मतलब हम लोग तो फॉर्मूला यूं लिखते हैं ना प्रोपेनोइक एसिड का, जैसे C2H5 लिखेंगे, फिर COOH लिखेंगे, और इथेनॉल का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखेंगे C2H5 और OH अलग से लिखते हैं। इसने मिला के दिया हुआ है। तो कह रहे हैं जो एस्टर बन रहा है उसका फॉर्मूला, जिससे जाहिर है इनसे एसिड और अल्कोहल से जब सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे तो एस्टर बनेगा। जो एस्टर बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए आपको पूरा एस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकलेगा, अल्कोहल का OH निकलेगा, तो वाटर बनेगा। तो मतलब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कम कर दो बस। तो टोटल कार्बन इन दोनों में मिला के कितने हैं? 5 कार्बन है। प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल के मिला के टोटल हाइड्रोजन कितने? 6 + 6 12 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो, 10 हाइड्रोजन। और टोटल ऑक्सीजन 2 + 1 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन कम कर दो, H2O निकला है ना, तो टोटल ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो ये जो एस्टर बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H10O2। जो एस्टर बनेगा उसका नाम क्या होगा? अल्कोहल है इथेनॉल, तो इसका नाम होगा इथाइल, और एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल प्रोपेनोएट। तो देखो डी ऑप्शन में उसने नाम भी गलत लिखा हुआ है। अभी जो सी लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म बाय एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो तुमने एल्कीन में पढ़ा है, डबल बॉन्ड के साथ। एस्टेरिफिकेशन बनता है, एडिशन रिएक्शन नहीं है, दिस इज एस्टेरिफिकेशन। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, 98 क्वेश्चन में कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एस्टर कैन बी यूज टू चेक इट्स प्योरिटी बिफोर यूज एज अ फ्रूट फ्लेवरिंग। देखो, प्योरिटी चेक करने के लिए हमारे पास अगर किसी सॉलिड की प्योरिटी चेक करनी है ना, तो चेक कर लो कि वो क्या अपने फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर किसी लिक्विड की प्योरिटी चेक करनी है तो वो चेक कर लो कि वो अपने फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब एस्टर्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लिक्विड एस्टर है ना, तो अगर वो अपने फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल हो रहा है तो इट मींस कि वो प्योर है। तो प्योर लिक्विड्स जो है वो आपके बॉयल होते हैं फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे, और प्योर सॉलिड जो है वो मेल्ट होते हैं फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे। तो प्योरिटी ऑफ सॉलिड्स कैसे चेक करोगे? उनका मेल्टिंग पॉइंट चेक करके। और प्योरिटी ऑफ लिक्विड्स कैसे चेक करोगे? उनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करके। ए आंसर है इसका। 99 पॉलीमराइजेशन का है, हम उसके साथ करेंगे। 100 का आंसर बताओ। टू एस्टर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2। अब ये C3H6O2 को देखो, बहुत सारे एस्टर्स हो सकते हैं। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड ना आपस में आइसोमेरिज्म भी होती है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा। अब C3H6O2 के देखो एक एस्टर तो ये भी हो सकता है भाई, कि मैंने COO बनाया, साथ में फिर आगे CH2CH3। देखो हो गया ना इसमें टोटल 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो ये जो एस्टर है इसमें जो एसिड है वो मिथेनोइक एसिड है, और जो अल्कोहल है वो इथेनॉल है। COO के पीछे वाला एसिड होता है ना, तो एसिड जो है वो मिथेनोइक एसिड है, और जो अल्कोहल है वो इथेनॉल है। तो इससे जो एस्टर बन रहा है ये वाला जो भी मैंने बनाया हुआ है, इसका नाम क्या होगा? दिस इज इथाइल मिथेनोएट। तो इथाइल मिथेनोएट के नाम का एस्टर बन सकता है ना C3H6O2 से।
इसी तरह इसके अलावा और कौन सा एस्टर बन सकता है? देखो आप बस CO की पोजीशन जो है ना शिफ्ट करके देखते जाओ, बनाते जाओ। अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि दूसरे कार्बन से COO स्टार्ट हो रहा है, टोटल 3 कार्बन इसमें भी हो गया, जैसे CH3, आखिर वाले कार्बन पे CH3, तो 6, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो इसमें भी हो गए। इसमें हमारे पास जो CO वाला है वो कार्बोक्सिलिक है एसिड, इथेनोइक एसिड, और ये जो CH3 है वो अल्कोहल से आया होगा, एक कार्बन वाला अल्कोहल मिथेनॉल होगा। तो ये जो एस्टर का नाम होगा, अल्कोहल है मिथेनॉल, तो दिस इज मिथाइल, और एसिड है इथेनोइक एसिड, तो मिथाइल इथानोएट। तो ये 1 वाला भी सही है। अच्छा, इसके अलावा और कोई एस्टर बन सकता है? अगर मैं लेट से तीसरे कार्बन के, आप कहो कि तीसरे कार्बन के बाद आप CO कर लो, लेकिन ये एस्टर नहीं बन सकता क्योंकि फिर मुझे एक और कार्बन चाहिए होगा ना आगे, मैं एस्टर लगा नहीं सकता, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ ना, इथाइल प्रोपेनोएट को, तो इथाइल प्रोपेनोएट में टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? इथाइल मतलब इथेनॉल से बना है, तो इथेनॉल में 2 कार्बन तो इथेनॉल के हो गए, और प्रोपेनोएट मतलब प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक एसिड के हो जाएंगे इसमें, C2H5COOH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएंगे। हमारे पास जो उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन ही 3 है, तो 2 तो वैसे भी नहीं हो सकता। इसी तरह 4 में प्रोपाइल मिथेनोएट दिया हुआ है, प्रोपाइल मतलब प्रोपेनॉल 3 कार्बन वाला अल्कोहल, अब मिथेनोएट मतलब मिथेनोइक एसिड 1 कार्बन वाला एसिड, टोटल इसमें भी 4 कार्बन हो जाएंगे। 4 कार्बन तो नहीं है हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो 4 भी नहीं हो सकता। दिस वुड बी 1 and 2। क्लियर? सॉरी, 1 and 3, नॉट 1 and 2, 1 and 3 होगा। इब्राहिम देखो, वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो एस्टर बना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O, मतलब 3 कार्बन वाला एस्टर है। तो किस एसिड और अल्कोहल से ये बना है, उस एस्टर के नाम दिए हुए हैं, मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट का क्या मतलब है कि मिथेनॉल और इथेनोइक एसिड से बना है। हाँ, तो ये बन सकता है, हमने बना के भी देख लिया। लेकिन ये जो इथाइल प्रोपेनोएट है ना, ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये इथाइल प्रोपेनोएट जो है उसमें इथेनॉल होगा जो कि 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, और प्रोपेनोएट प्रोपेनोइक एसिड से आया होगा जो कि आपका क्या कहते हैं 3 कार्बन वाला एसिड है। तो जब इससे एस्टर बनेगा तो जो 4 कार्बन वाला एस्टर बनेगा ना, हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो सिर्फ 3 कार्बन है, तो मतलब ये इथाइल प्रोपेनोएट तो नहीं है, बन ही नहीं सकता। C3H6O2 किसी भी तरह से इथाइल प्रोपेनोएट नहीं बन सकता। सिमिलरली जो प्रोपाइल मिथेनोएट है उसमें भी ऐसा ही है, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन और मिथेनोएट मतलब 1 कार्बन, टोटल 4 कार्बन हो जाएंगे। हमारे जो एस्टर है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 3 कार्बन एटम्स है, तो मतलब 4 भी नहीं हो सकता। क्लियर इब्राहिम? सर प्रोपेनोएट में 2 कार्बन नहीं होंगे? किसमें? प्रोपेनोएट है ना, प्रोपेनोइक एसिड से आया ना, तो 3 कार्बन वाला होगा ना। सर आपने 2 लिखे। नहीं, वो COOH भी है ना एक आगे, तो 3 हो गए ना टोटल, C2H5COOH। ओके चलो, अब थर्सडे को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा रिवाइज करके आना थर्सडे वाली क्लास में, ताकि क्वेश्चंस अच्छे समझ आए। उसके बाद
ऑर्गेनिक का पॉलीमराइजेशन बचा है, फिर इसके थोड़े से P2 करेंगे सारी ऑर्गेनिक के मिला के, और फिर कुछ और चैप्टर्स के रिवीजन कर लेंगे इसी टाइमिंग में। ओके।